Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we'll talk about opening and closing of stomata. इससे पहले कि हम रेगुलर टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करें, समथिंग अबाउट स्टोमेटा. Stomata are guarded openings in the epidermis of leaves. लीफ की जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, जो एपिडर्मस होती हैं, उसमें पोर्स होते हैं. उन पोर्स की साइडों पर गार्ड सेल्स होते हैं, इसलिए स्टोमेटा को कहा गया गार्डेड ओपनिंग्स. स्टोमेटा आर गार्डेड ओपनिंग्स इन द एपिडर्मस ऑफ लीव्स. इन आइसोबाइलेटरल लीव्स, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस सिमिलर होती है, उन्हें आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं. In isobital leaves, stomata are present in both upper and lower epidermis. लिली, मेज, जो मोनोकॉट्स वगैरह होते हैं उनमें. जबकि इन डॉर्सिवेंट्रल लीव्स, स्टोमेटा आर कन्फाइंड टू ओनली द लोअर सरफेस एपिडर्मिस. डॉर्सिवेंट्रल लीव जिनकी अपर सरफेस लोअर सरफेस से डिफरेंट होती है, ऐसे लीव जिनकी अपर सरफेस लोअर सरफेस से डिफरेंट हो, वो डॉर्सिवेंट्रल लीव्स कहते हैं, डाइकॉट के लीव्स को. डाइकॉट में या डॉर्सिवेंट्रल लीव्स में स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस तक महदूद होते हैं. देन ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल्स. हर स्टोमेटा के बाहर आप ये देख सकते हैं, ये दरमियान में व्हाइट वाला हिस्सा ये स्टोमेटल पोर है, और इनके बाहर ये वाला ग्रीन जो है और ये वाला, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं. पोर, गार्ड सेल्स, और ये ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स हैं. ये सरफेस व्यू में हम एपिडर्मस देख रहे हैं. एपिडर्मल सेल्स ये वाले, और ये दो गार्ड सेल्स हैं ग्रीन कलर में, और दरमियान में पोर. तो ईच स्टोमेटा is surrounded by two guard cells. A guard cell, due to their peculiar shape and structure, control the opening and closing of stomata. जो गार्ड सेल्स हैं उनकी एक खास शेप है, उसका खास स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. गार्ड सेल्स आमतौर पर बीन शेप होते हैं, किडनी शेप या डंबल शेप होते हैं. ये बीन शेप गार्ड सेल जो हैं वो दिखाए गए. ये तो इनकी पेकुलियर शेप हो गई कि बीन शेप है या डंबल शेप. अब बीन शेप जो गार्ड सेल्स हैं या दूसरे गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, जो पोर की तरफ वॉल है, ये वाली इनर वॉल कंकेव है, और कंकेव वॉल थिक होती है. इनर कंकेव वॉल थिक होती है, यानी इसकी भी इनर, ये वाली इनर कंकेव वॉल थिक होगी, और इस गार्ड सेल की भी इनर कंकेव वॉल थिक होगी. जबकि जो इनकी आउटर वॉल्स हैं, जो कन्वेक्स हैं, ये कन्वेक्स जो है आउटर वॉल जो है ये थिन होती हैं. ये इसका पेकुलियर स्ट्रक्चर है. The inner concave side of the two guard cell enclose the stoma, यानी पोर. जो गार्ड सेल की इनर साइड्स हैं कंकेव, वो स्टोमा को इनक्लोज करती हैं, स्टोमा की तरफ है. और द इनर साइड ऑफ गार्ड सेल हैज वेरी थिक वॉल, उनकी सेल वॉल थिक है, बट द आउटर कन्वेक्स साइड हैज थिन सेल वॉल. और भी याद रखें कि गार्ड सेल्स आर द ओनली सेल ऑफ द लीफ एपिडर्मिस which are not connected by the plasmodesmata to other epidermal cells and which have the chloroplast and thus are involved in the process of photosynthesis. आप देखें, ये
एपिडर्मस का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया है। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स। इन ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन जो गार्ड सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और एट द सेम टाइम गार्ड सेल का प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इन एपिडर्मल सेल्स के साथ कनेक्शन नहीं है। तो ये बात लिखी, द गार्ड सेल आर द ओनली सेल ऑफ द लीफ एपिडर्मस which are not connected by the plasmodesmata to other epidermal cells, and they have the chloroplast and that's are involved in photosynthesis. इस वजह से यानी गार्ड सेल की इस शेप की वजह से और इस स्ट्रक्चर की वजह से when water enters the guard cell become turgid. जब गार्ड सेल टर्चड होते हैं तो इनर कंकेव वाल्स, जो अंदर वाली कंकेव वाल्स हैं, दे कर्व अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और उनके बीच में पोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो व्हेन गार्ड सेल आर टर्चड, स्टोमेटा इज ओपन। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाए, एक्सोस्मोसिस हो जाए, गार्ड सेल से वाटर निकला हुआ, गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए। जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो इनर कंकेव वाल जो हैं वो मीट अगेन, वो एक दूसरे के साथ मिल, दोनों गार्ड सेल की इनर कंकेव वाल आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से पोर उनके बीच में बंद हो जाता है। यही बात लिखी है कि when the guard cell are turgid, the stroma between them open, and when the guard cell are flaccid, the stroma between them closes. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि स्टोमेटा आर गार्डेड ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मस ऑफ लीव्स। इन आइसोबाइलेटरल लीव्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मस, जबकि इन डॉर्सिवेंट्रल लीव्स स्टोमेटा confined only to the upper surface. Each stomata is guarded by two guard cells, or guard cells by their peculiar shape and structure control the opening and closing of stomata. The guard cells are bean shaped. The inner concave wall of each guard cell are thick, whereas outer convex walls of guard cells are thin. When water enters the guard cell become turgid and their inner walls curve apart. As a result, stomata are opened. On the other hand, when water moves out of the guard cell become flaccid. Their inner concave walls meet again, come closer. As a result, the pore between them is closed. Now, जो एक्चुअल टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमारी बुक पे, हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसकी बात करते हैं। Hypothesis regarding opening and closing of stomata. There are two hypotheses which may explain the opening and closing of stomata. एक है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और दूसरा है इनफ्लक्स पोटाशियम आयन हाइपोथेसिस। सबसे पहले स्टार्च शुगर hypothesis. During the day times, photosynthesis occur in the guard cells. दिन के वक्त गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है. As a result, there is a synthesis of sugar in the guard cells. गार्ड सेल में शुगर सिंथेसाइज होगी. जब गार्ड सेल में शुगर सिंथेसाइज होती है तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द गार्ड सेल. गार्ड सेल में शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द गार्ड सेल. गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है. इस वजह से water enters the guard cell by osmosis from the other epidermal cell. दूसरे एपिडर्मल सेल से वाटर गार्ड सेल में दाखिल हो जाता है. इस वजह से गार्ड सेल become turgid. There
इनर कंकेव वॉल्स कर्व अपार्ट। जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो उनकी अंदरूनी जो कंकेव वॉल्स हैं, जो थिक होती हैं, दे कर्व अपार्ट। दोनों गार्ड सेल की इनर कंकेव वॉल एक दूसरे से दूर हटती हैं और स्टोमेटा आर ओपन्ड। यूं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के मुताबिक दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं। उनकी वजह क्या बता रहा है? नो फोटोसिंथेसिस इन द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। द शुगर जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी आइदर यूटिलाइज और कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च। वो शुगर जो है, जो दिन के वक्त बनी थी, वो या तो यूटिलाइज हो गई या वो इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट हो गई। सोल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में सॉल्युबल शुगर्स कम हो गए, इसलिए सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गई और उस वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इसलिए वाटर लीव्स द गार्ड सेल। वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलता है। गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। देयर इनर कंकेव वॉल्स कम क्लोजर। उनकी अंदरूनी वाल जो हैं दोनों गार्ड सेल की एक दूसरे के करीब आती हैं और स्टोमा बिटवीन देम इज क्लोज्ड। हमारी बुक वाला स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को यूं बता रहा है। This hypothesis was proposed by German botanist H. van Moel. According to this hypothesis, guard cells are the only photosynthesizing cell of the leaf epidermis. Leaf की epidermis में जो photosynthesis करने वाले cells हैं वो सिर्फ guard cells होते हैं. During daytime, when light is available, photosynthesis takes place in the guard cells and sugar are produced in the guard cells. When sugar level rises, solute concentration increases and water potential decreases. दिन के वक्त गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर बनती है, सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। कंसिक्वेंटली, यानी जब वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल में कम होता है, वाटर एंटर्स द गार्ड सेल बाय ऑस्मोसिस and the guard cell become turgid. Two guard cells separate from one another and the stoma are poured between them open. लेकिन during night there is no photosynthesis. Sugar are either converted into insoluble starch or used in respiration. दिन के वक्त, रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लाइट अवेलेबल नहीं है, शुगर जो दोपहर के वक्त बनी थी वो या तो कन्वर्ट हो गई इनसॉल्युबल स्टार्च में या वो यूटिलाइज हो गई रेस्पिरेशन में, इसलिए फ्री शुगर जो है वो सेल के अंदर कम हो गई है। वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल में इंक्रीज हो गया है, इसलिए वाटर लीव्स द गार्ड सेल which and guard cell become flaccid. Stoma pore between them closes. एंड पे लिखता है बट दीज प्रोसेसेस आर नॉट फास्ट इनफ टू अकाउंट फॉर द रैपिड राइज इन द टर्गर ऑफ द गार्ड सेल। वो कहता है कि लेकिन ये जो ऊपर जिन तब्दीलियों का जिक्र किया है ये इतनी तेजी से नहीं होती कि गार्ड सेल फौरन टर्जड हो जाएं या गार्ड सेल फौरन फ्लैसिड हो जाएं। ये इस हाइपोथेसिस के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि ये नहीं, इतनी तेजी से ये सारे काम नहीं होते कि लाइट पड़े तो फोटोसिंथेसिस हो, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, वाटर एंटर हो जाए। ये काम इतनी तेजी से नहीं होते कि फौरन गार्ड सेल की टर्जिडिटी में चेंज आए और स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो जाए। ये हमने पढ़ा स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसके बाद है दूसरा हाइपोथेसिस है इनफ्लक्स पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस। इनफ्लक्स पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस के मुताबिक दिन के वक्त क्या होता है? There is active transport of potassium ions into the guard cells. दिन के वक्त जो पोटाशियम आयंस हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गार्ड सेल में एंटर होते हैं, जिसकी वजह से there is increase in solute concentration in the guard cell. गार्ड सेल में solute concentration बढ़ जाती है और फिर solute concentration बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल डिक्रीजेस। गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है।
जब गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम होता है, वाटर एंटर्स द गार्ड सेल बाय एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल में वाटर एंटर होने की वजह से गार्ड सेल जो हैं वो टर्जड हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल टर्जड हो जाते हैं तो देयर इनर कंकेव वॉल्स कर्व अपार्ट, उनकी अंदरूनी जो कंकेव वाल हैं वो एक दूसरे से हटती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे टाइम अकॉर्डिंग टू इनफ्लक्स पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस। इनफ्लक्स पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस के मुताबिक दिन के वक्त गार्ड सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पोटेशियम आयन एंटर होते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल में सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से दूसरे सेल से वाटर गार्ड सेल में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जर और उनकी कनकेव वाल्स एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रात को रिवर्स होता है। रात के वक्त there is a passive removal of potassium ion from the guard cell. गार्ड सेल से पोटाशियम आयन डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलते हैं। गार्ड सेल में सल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, और वाटर लीव्स द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल बिकम फ्लैसर और इनर कंकेव वॉल्स क्लोज टुगेदर, कम क्लोज टुगेदर, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। हमारी बुक वाला इन बातों को किस तरह से लिख रहा है? इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, वो कहता है पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन इन द गार्ड सेल इंक्रीजेस सेवरल फोल्ड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीशीज। गार्ड सेल में पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाती है। फिर कहता है स्टोमेटा ओपन ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन्स इनटू द गार्ड सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मस। सराउंडिंग एपिडर्मस से पोटाशियम आयन एक्टिवली गार्ड सेल में दाखिल होते हैं। द accumulation of potassium ion decreases the water potential of the guard cells. पोटाशियम आयन की accumulation से गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। Then water enters the guard cell by osmosis, which become more turgid and stretched, and stoma are opened. वो कहता है वाटर गार्ड सेल में दाखिल होता है ओस्मोसिस के जरिए, गार्ड सेल टर्ज्ड हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। फिर वो कहता है द स्टोमा क्लोजेस बाय द रिवर्स प्रोसेस। स्टोमेटा की क्लोजिंग रिवर्स प्रोसेस के जरिए होती है, जैसे मैंने बताया पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम द गार्ड सेल। गार्ड सेल से पोटाशियम आयन बाहर निकलते हैं, फॉलोड बाय वाटर, जिनके पीछे वाटर भी चल पड़ता है ओस्मोसिस के जरिए, और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। तो पोटाशियम आयन इनफ्लक्स पोटाशियम आयन हाइपोथेसिस के मुताबिक गार्ड सेल में पोटाशियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एंट्री, उनके पीछे वाटर की एंट्री, फिर गार्ड सेल का टर्जड हो जाना और स्टोमेटा का खुल जाना। अब what control the movement of potassium ion into and out of the guard cells? कौन से फैक्टर हैं जो पोटाशियम आयन की इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट इनटू द गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं? टू फैक्टर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन्स इनटू एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। पहला, level of carbon dioxide in the intercellular spaces of the leaf. लीफ के सेल के दरमियान जो स्पेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। और दूसरा फैक्टर लाइट। वो कह रहा है a low level of carbon dioxide favors opening of the stomata. लीफ के सेल में, लीफ सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, लीफ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये चीज फेवर करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को, ताकि allowing the increased carbon dioxide concentration level and increase the rate of photosynthesis. लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फेवर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा,
ताकि स्टोमेटा ओपन हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज किया जा सके। तो कहने वाले कहते हैं कि दिन के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, लीफ सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन स्टिमुलेट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है लीफ के अंदर, तो इट स्टिमुलेट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन इनटू गार्ड सेल, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ जाती है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, वाटर ओस्मोसिस के जरिए गार्ड सेल में दाखिल होता है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, इनर कंकेव वॉल्स कर्व अपार्ट हो जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रात के वक्त क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, दिस हार्ट द एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल्स। पोटेशियम आयन की एंट्री, हार्ट्स एंट्री ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल, ये फ्रॉम प्रेपोजिशन ही होगा, इनटू गार्ड सेल। गार्ड सेल में पोटेशियम आयन की एंट्री जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल में बढ़ जाता है, वाटर लीव द गार्ड सेल फ्लैशर हो जाते हैं और इनर कंकेव वॉल जो है वो क्लोज हो जाती हैं, क्लोज टुगेदर हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। देन लाइट का क्या इफेक्ट है? Exposure to blue light, which is also effective in photosynthesis, has been shown to acidify the environment of guard cell. जब गार्ड सेल पे ब्लू लाइट पड़ती है तो गार्ड सेल के अंदर एनवायरमेंट एसिडिफाई हो जाता है, वहां हाइड्रोजन आयंस पंप आउट होते हैं। Then exposure to the blue light, which is also effective in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्योंकि ब्लू लाइट भी इफेक्टिव होती है, जब ब्लू लाइट गार्ड सेल पे पड़ती है तो इट एसिडिफाई द एनवायरनमेंट ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिफाई हो जाता है, वहां हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। दीज हाइड्रोजन आयन पंप आउट प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, विच एनेबल द गार्ड सेल टू टेक अप पोटेशियम। जब प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं तो उसके बदले में पोटेशियम आयन एंटर हो जाते हैं, फॉलोड बाय वाटर, जिसके पीछे वाटर आ जाता है और रिजल्टिंग इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। क्या बताना चाह रहा है कि ब्लू लाइट की मौजूदगी में गार्ड सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिफाई हो जाता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। अब वो हाइड्रोजन आयन पंप आउट होते हैं, वो प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं। उन प्रोटॉन जब वो प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो उसके बदले में पोटेशियम आयन जो है वो अंदर दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है और फिर वाटर एंटर हो जाता है और गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। सो इन जनरल स्टोमा आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट, ताकि नीडलेस लॉस ऑफ वाटर ना हो व्हेन इट इज टू डार्क फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लिखा है, ब्लू लाइट एसिडिफाई द एनवायरनमेंट ऑफ गार्ड सेल, एज अ रिजल्ट देयर इज अ पंपिंग आउट ऑफ प्रोटॉन्स और उसके बदले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयंस होती है और उसके बाद तो सारा कुछ होता है। एंड पे यही बात बुक वाले ने रिपीट की है, प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा by actively pumping potassium ion in the guard cell, causing water to follow by osmosis. Guard cell become turgid and stoma are poured between them open. Or when potassium ion leave the guard cell during the night, water leave the guard cell by exosmosis and guard cell become flaccid and stoma are poured between them closes. This is all about opening and closing of stomata. यहां पर एक और पैराग्राफ शुरू में बुक पे दिया गया था, वो शायद मैं नहीं बता सका हूं। उसमें उसने बताया है, गार्ड सेल फंक्शन एज मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व। गार्ड सेल जो हैं वो हाइड्रोलिक वाल्व हैं, जो वाटर की ओपनिंग की वजह से जिनमें वाटर की एंट्री की वजह से चेंज आती है, इसलिए उसने हाइड्रोलिक वाल्व कहा। मल्टी सेंसरी, जो एक से ज्यादा स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट, इंटेंसिटी, क्वालिटी, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
and intercellular carbon dioxide concentration are sensed by गार्ड सेल। गार्ड सेल कई इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, इसलिए उन्हें मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व कहा गया। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर को वो रिसीव करते हैं? लाइट इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंटरसेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, all they are sensed by the guard cell, and these signals are integrated into well defined stomatal responses। और इन सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में स्टोमेटा की ओपनिंग या स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।